अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही है? चलिए रजिस्टर्ड वाला जो कल पढ़ रहे थे एक नजर रिवाइज करने से शुरू करता है। इधर माउस ऊपर रखो। जी सर, कल वाली डिस्कशन का प्रॉब्लम था। हेड वाला सर आ गया था, क्या हेड हुआ क्या लेसन? ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले मैसेज आ रहे हैं, इनको 700 रुपये आप नहीं है इतना ही बच्चा इनको 700 रुपये रिप्लाई करके नंबर जी मैडम, आगे स्टार्ट करें, कोई इशू तो नहीं इसमें? जरा मेरी तरफ देख के जरा स्टेटमेंट की मेन हेडिंग्स बोल दें जो कल बनाई। चलिए अपना अपना बोलना है तो सही है। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होना है, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड होके प्राइम कॉस्ट में कैलकुलेट होना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ने प्लस होके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाना है, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ने ऐड होके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस से लेस होके फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट हो जाना। तो ये जो स्टेटमेंट कल हमने बनाई है, इस स्टेटमेंट का कोई भी ताल्लुक किसी ट्रेडिंग बिजनेस से नहीं है, इसने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बना। जब ये स्टेटमेंट बन जाएगी तो फिर जिस तरह किसी ट्रेडिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह फिर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस एक दो आएंगी तो बहुत हमें समझ लें। नेक्स्ट हेडिंग देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। Statement of profit or loss. In case of a manufacturing business. हमारी यहाँ से जो डिस्कशन है ना कॉस्ट अकाउंटिंग में, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस से ही रिलेटेड है। ट्रेडिंग बिजनेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो चलता रहेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही के एंगल से है। इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बार बार बनेगी और उसी के एंगल से फिर आप अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस भी ध्यान रखें। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ब्रैकेट करें। ये जिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप पे में ऐड होने वाला इशू है, आपको 700 रुपये आपके चैट में नंबर मैसेज किया जा रहा है, इंडिविजुअली हो रहा है ये सबको। तो ये नंबर का नोट करना, आप कोशिश करके कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सर जी, अब स्टार्ट करें, कंसंट्रेट करें। सबसे पहले क्या आता है किसी भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? सेल्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किस चीज की सेल? रॉ मटेरियल की सेल नहीं, वर्क इन प्रोसेस की नहीं, तो ब्रैकेट में लिखें फिनिश गुड्स की सेल, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स को बेचा जाता है, तो जो फिनिश गुड्स बनी उनको जब आपने बेचा तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस जो फिगर आएगी वो सेल्स की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, फिर इस वक्त मैं क्या चले अमाउंट रिज्यूम कर ही दे। कल तक क्या अमाउंट करें? लेट्स अज्यूम 22 लाख।
फिगर्स अज्यूम करना। नेक्स्ट क्या होता है, जो पुरानी चीजें वापस में लाए, बाकी जो नई चीजें वो फिर मैं बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मैंने फर्स्ट क्लास में एक मीनिंग बताने की कोशिश की थी। इस वर्ड का क्या मीनिंग है? अभी जो हमने एक स्टेटमेंट बनाई है कल, उसका एंड में जो फिगर आई है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फर्क महसूस होता है, जो चीजें बनाई वो उनकी कॉस्ट थी, लेकिन क्या ये हो सकता है कुछ चीजें बच गई हो और बिकी ना हो, तो ये फिर किसकी कॉस्ट है? जो चीजें बिक गई, तो चीजें बिक गई उनकी कॉस्ट को उनकी सेल प्राइस से कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस जब फिनिश गुड्स बेची गई उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और इसका तरीका उसी तरह से जिस तरह ट्रेडिंग बिजनेस में आए जरा तो तरीका याद है कॉस्ट ऑफ सेल्स का? ओपनिंग स्टॉक किसका लेंगे? रॉ मटेरियल का नहीं सर, हमने कहाँ पहुंचना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बेची हैं, तो यहाँ किसका स्टॉक आना? दो स्टॉक्स आपके कल वाली स्टेटमेंट में आ गए, मैं जरा देखें कल वाली स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट देखें। रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक हम रॉ मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन में कंसिडर कर चुके हैं, और स्टेटमेंट के एंड में हम वर्किंग प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी कंसिडर कर चुके हैं। तब हमने बेचना क्या है? फिनिश गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल किसकी? लिखें ब्रैकेट ऑफ फिनिश गुड्स ऊपर हेडिंग में, फिनिश गुड्स जो बेचे उनकी कॉस्ट चाहिए, तो उसका तरीका क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, एप्लीकेशन बनाना है, और प्लस क्या करें? पहले क्या करते थे बचपन में, अगर आप ध्यान में लाते, परचेजेस प्लस होती थी और फिर क्लोजिंग माइनस होता था, लेकिन अब हमने फिनिश गुड्स खरीदी नहीं है, बनाई है। So rather than purchases, जो पहली नई चीज आएगी स्टेटमेंट में, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट को। आपने इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में खरीदा क्या है? तो रॉ मटेरियल की परचेज आप कंसिडर कर चुके हैं अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में, तो खरीदा उसको है लेकिन बेच किसको रहे हैं? और फिनिश गुड्स को बना के बेच रहे हैं, प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर की। तो वो अमाउंट जो कल हमने कैलकुलेट की है वो फिर इस ओपनिंग फिनिश गुड्स फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख रुपीस की है, तो कल वाली फाइनल फिगर बताई क्या आएगी? 15 इट मींस अगर आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फाइनल करनी है तो आपको इससे पहले क्या कौन सी स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर ये कंप्लीट हो। तो ये कहाँ से फिगर आया करेगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट्स, यानी कि अब जरा यहाँ तक जो फिगर्स लिखी हैं उनका जरा मीनिंग सोचना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मींस ये चीजें पहले से पड़ी हुई बनी हुई, फिर और बनाई हुई प्लस कर ली, तो अगर बच जाए तो उसका क्या करें? तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। लेट्स अज्यूम ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 4 लाख। अब यहाँ प्लस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इसमें कैरी इनवर्ड्स वगैरह यहाँ नहीं आएगा, वो क्यों? वो परचेजेस से रिलेटेड होगा तो वो रॉ मटेरियल में ऐड होगा। इसी तरह रॉ मटेरियल खरीदने में अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो भी वहां होंगी। इन गुड्स को हमने बनाया है, देयरफॉर कुछ चीजें फिनिश गुड्स की बजाय रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो जाएंगे और वो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगे। तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही मेरी बात से? इसे सॉल्व करना जरा फिगर्स मैंने लिखे। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक है? ये कुछ हजरात का 2-3 हजरात का शायद वॉइस का इशू है, ये स्पेसिफिकली आपका जरा इंडिविजुअल लग रहा है मेरे, ओवरऑल तो कोई इशू नहीं लग रहा। काइंडली जरा अपने कनेक्शंस ही देखें। ईडीएफ फिगर बताइए। 14100000, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको सेल्स के नीचे लिखना चाह रहा हूँ अगर थोड़ी सी सीक्वेंस में चीजें बन जाए।
सेल्स में से फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ये आंसर बता 790 ये किसी की कोई प्रेफरेंस है? इसके बाद सभी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन an income statement of a trading business or a manufacturing business मींस इसके बाद क्या नॉर्मली आता है? अदर इनकम भी जेन में रखा, अदर इनकम अगर कोई है इस बिजनेस की तो वो भी आएगी। और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, एट ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस की कोई एग्जांपल दे देंगे अच्छी से एक कैरी जॉर्वर्ड्स, ठीक है। और कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज ऑफ हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड, वो सारे खर्चे जो रूटीन में आते हैं और ट्रेडिंग बिजनेस की तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी होंगे। एक नई चीज सिर्फ शायद क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ी हमें, ताकि हम जो गुड्स बन रही उसकी अमाउंट को फाइंड आउट कर सकें। So let's assume other income is 15,000 if any. Admin selling expenses का sum suppose 3 lakh. Financial charges suppose, मतलब इसको मैं कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ कि every other thing remains same और देन में आ रहा है। Financial charges let's assume as क्या होते हैं फाइनेंशियल चार्जेस? इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैंकों से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस के रिजल्ट में आपके एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट तक आ जाए। सॉरी जिन हजरात ने जरा FA1 में ये चीजें पढ़ी हुई हैं, कुछ बच्चे हमारे साथ जरा नए हैं, तो बस आज शायद पुरानी बहसें खत्म हो जाएंगी, आपके लिए भी नई चीजें आने के बीच में। तो जरा सर देने लगी है सर, बस ये हफ्ता गुजर जाने का, फिर इंशाल्लाह देखेंगे हफ्ता के बाद। नेट प्रॉफिट बताइए सर। 49,495,000। चलिए ये पेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आए कुछ क्वेश्चंस करना है, जरा आइडिया हो जाए ये सारी चीजें कैसे बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढिए, मतलब फर्स्ट पेज उसके बैक साइड पे, बाकी तो बातें हमने सारी लिख के करनी है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स है, काइंडली इन चीजों को सही तरह फाइनल करना अपने दिन। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बेटा अभी पेज व्हाट्सएप होगी, पेज व्हाट्सएप हो जाएगा। मीनवाइल आप लोग अपने स्क्रीन पे ही देखिएगा, आपके सामने आ रही है फिगर्स। The following information relates to the factory of the Heidel and Company Limited for the month of March 2015. आप लोग अपने पेज से देखिएगा, थोड़ी सी कॉपी ठीक नहीं, इनके पास पेज है, बाकी जो मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पे उनको मैं साथ साथ फिगर्स बता रहा हूँ। जी सर, रिक्वायरमेंट्स ढूंढने 3 पढ़े, इसी क्वेश्चन नंबर 1 बता दें कैसे कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे हो जाएगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल ढूंढेंगे, परचेजेस ढूंढेंगे, रिटर्न्स ढूंढेंगे, कैरेज इनवर्ट्स वगैरह ढूंढेंगे, क्लोजिंग माइनस करके रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेंगे। सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड रिक्वायरमेंट, अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हो तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक कैसे पहुंचे? डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके पहले मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेसेस ढूंढ के कॉस्ट ऐड लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आ जाएंगे। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ लिखा था, ये जो मैंने अभी वर्ड लिखा था कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये उसी का, और शायद मैंने इससे बात भी की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सिंपली अनदर नेम फॉर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ढूंढेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड कर लेंगे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करके इंशाल्लाह फिर बता रहे डाटा ढूंढने में सब फर्स्ट लाइन से मार्च के महीने का डाटा, मार्च 2015, तो फर्स्ट मार्च की जो इन्वेंट्रीज देनी है ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे? तो रॉ मटेरियल ओपनिंग 24,080,
work in process 47130, finished goods 348442, raw material purchases 148580, repair and maintenance 5920, gas light and power 14565। बिकॉज जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ी सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आपके सामने तो है। इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फिर एंड में 31 मार्च के स्टॉक सीन। सिंपल सा डाटा है, क्या क्या ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। रजिस्टर खोलना है। इंशाल्लाह इस वीकेंड तक बुक आपको किसी न किसी तरह अवेलेबल हो जाएगी। जरा 2-3 दिन पेजी से संभाल कर रखिएगा। जी सर, रिक्वायरमेंट स्टार्ट करें। कंपनी नेम लिखें, टाइटल एंड कंपनी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 15। अब देखेंगे फॉर एग्जांपल इन रिक्वायरमेंट्स की जगह ये कहता हूँ, पहली 2 रिक्वायरमेंट्स की जगह कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाए, तो फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की हेडिंग लिखते वो सब कुछ लिख लेते जो लिखा, लेकिन उसी उसने शायद उस स्टेटमेंट के एंगल से पहली 2 रिक्वायरमेंट्स अलग कर दी। तो देखेंगे क्या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन जब 2 अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी इसलिए मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ। वरना अगर सेम रिक्वायरमेंट होती तो शायद हम उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट की हेडिंग में ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ कि होपफुली कुछ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, करें। जी सर, ओपनिंग रॉ मटेरियल 2400 लिखते हैं, प्लस परचेजेस रॉ मटेरियल परचेजेस 148580। एनी रिटर्न्स अगर होती है तो हम परचेज में से लेस कर सकते हैं। एनी अदर थिंग टू बी एडेड इन परचेजेस, सोचते जरूर जाए चीजें लेकिन अभी है नहीं, ठीक है, लेकिन जेहन में जरूर आनी चाहिए एट द राइट टाइम। माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, नीचे ढूंढे 37144 सॉल्व कर। ये 135516 यूके से डी रिक्वायरमेंट हेडिंग लिखे, कंपनी नेम आप एक दफा आपने लिखे उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ने स्टार्ट कहाँ से होना था, लेकिन बेटा रॉ मटेरियल की हेडिंग लिख के रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने की शायद अब दोबारा जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम रिक्वायरमेंट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एज इट इज वो फिगर उठा लें सर, आनी है इसे स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में रॉ मटेरियल कंज्यूम ने आना है, लेकिन वर्किंग बेटा डबल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी शायद हमने कर ली। तो स्टार्ट वहीं से लेना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एज इट इज देखो। ये पार्ट ए की रिक्वायरमेंट सिर्फ थी कि आपने मटेरियल कंज्यूम निकालना, ठीक है सर।
जी सर, अब आगे फॉर्मेट जरा ज़हन में लाने की कोशिश करें। क्या ढूंढना है? रैंडमली चीजें ढूंढना है। डायरेक्ट लेबर बनाते हैं आप लोग? अब आप बनाए, मैं जरा थोड़ा सा स्लो इसलिए जा रहा हूँ, जरा सब लोग साथ हैं। 7,5,7,4,5,0 ठीक है इसको करते जाए करते जाए करते जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट सर मेरे साथ देख लीजिएगा, डाटा स्टूडेंट शायद आपके लिए अदरवाइज देखना मुश्किल हो। तो 7,4,500 प्लस कर प्राइम कॉस्ट 2,100 1 2 1 प्लस 0 1 6। Next heading is factory average means जो लेबर, डायरेक्ट लेबर और रॉ मटेरियल कंज्यूम के अलावा अब चीजें रह गई हैं फैक्ट्री से रिलेटेड, ढूंढने जरा। बनाए बनाए फैक्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बस जो चीजें रह गई उनको उठा के पास करो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज 5,924 5,924। Gas, light and power simply means utility bills 14,565 14,565। Indirect material T480। Indirect labor 25,024। जी इसके बाद डायरेक्ट लेबर तो हमने वैसे ले लिया प्राइम कॉस्ट में। फाइंड दी फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी। ऑल एक्सपेंसेस बस इस तरह से याद रखें, ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी is also part of factory overheads. कंफ्यूजन तो नहीं सर? बस इसका अलग से एक सम कर रहे हैं, इकट्ठा करके जरा सम कर रहे हैं। जी सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल 6,3,2,8,3। हाँ जी एक मिनट कर लें, आप कंप्लीट कर लें तो बाकी ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को। ये ठीक है सर बेटा, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? वैसे सब लोग बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, मतलब बता देंगे क्या बोर्ड से देख के लिखा जा रहा है? पेज से देख के लिखे सर, बस एंड में फिगर्स में से मैच कर लें, बस मैं थोड़ा मैच ही कर रहा हूँ। ये शाम हो गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। नेक्स्ट सब क्या करना? नहीं सर ये जाना है उस साइड। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस कैसे है? पहले टोटल होना है सर, किस किस का? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फाइंड आउट करें।
273,299। इसके मैंने दो नाम और बताए थे, याद से रखना है। कौन कौन से बताए थे? फैक्ट्री कॉस्ट भी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी लिखा भी ही दिया गया था। कैसे है ये फिगर? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। आगे चलो, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ढूंढे। मार्च के एंगल से फर्स्ट मार्च का ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 47,130 एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 49,460, 47,130 and closing work in processes 49,460. Finally 270,969 and the final figure is called as cost of goods manufactured. जी शिराज साहब ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाले सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इधर कंप्लीट कर देंगे, देखते पेजेस नीचे ऊपर जो है होगा। नहीं जरा मैंने काउंट कर देना, कम ना हो। ये सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कंप्लीशन करें सर। चार चीजें थे बनाए, कौन सी ढूंढनी है? ओपनिंग फिनिश गुड्स आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई और क्लोजिंग फिनिश गुड्स वाइंड अप करें। आपके पास डाटा है, खुद से करना, मैं लिखता हूँ अभी। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी करनी खुद से कर लें, मैंने आपके सामने क्वेश्चन कर दिए। ओपनिंग फिनिश गुड्स 3,4, थ्री फोर 842 एंड क्लोजिंग इज 32956। इस फॉर्मेट सही फाइनली याद रखना है। ये 27288, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स 34842 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 270,969, ठीक है सर। क्लोजिंग फिनिश गुड्स 32956 and finally 272,855।
ये ठीक है जी फिगर 272,855 सासा से बड़ा चला गया ना इस तरह ऊपर नीचे तो मुश्किल हो जाएगा। इकट्ठे नहीं सारे ये बेटा फिगर वगैरह आप देख लें, बाद में फिर क्वेश्चन की फिगर्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, बाद में फिर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज निकालें सर। ये तैयब साहब इंशाल्लाह आज हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, आज करने कर ली। अभी बेटे जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, जरा क्वेश्चन नंबर 1 अपने सामने एक सेकंड रखना, जो अभी सवाल किए इसमें हमें स्टॉक्स की अमाउंट्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके गिवन है। सर गिवन है सर, रेडी होने एक नई चीज आ रही है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की फिगर्स कैलकुलेट करके बता दी गई हैं, लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि हमें स्टॉक्स की फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ जाए। तो रॉ मटेरियल के स्टॉक्स भी हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, वर्क इन प्रोसेस को भी कैसे मेजर किया जाता है, फिनिश गुड्स को भी कैसे मेजर किया जाता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स की कैलकुलेशन में मैं अपनी डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, लिखिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स। रॉ मटेरियल के भी हैं, वर्क इन प्रोसेस के भी हैं, फिनिश गुड्स के भी हैं, इन सबको मेजर करना होता है। लेकिन हम अपनी आज जरा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स। पहले जरा फिनिश गुड्स से डिस्कशन करेंगे, कुछ अरसे बाद फिर वर्क इन प्रोसेस पे भी जाएंगे, और फिर कुछ अरसे बाद रॉ मटेरियल की भी बहस करेंगे, क्योंकि उन स्टॉक्स को मेजर करना पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आपको फिनिश गुड्स की क्वांटिटी पता चल जाए, क्वांटिटी मींस कितने यूनिट्स पड़े हैं, तो उनकी अमाउंट डिटरमिन करने का तरीका क्या होगा, ये मैं डिस्कस करने लगा हूँ। मेरी इस हेडिंग का मीनिंग क्या है, क्या करने लगे हम, जब फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा है उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो। तो यूनिट्स अगर आपको पता चल जाए कि 10,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, 5,000 बचे हुए हैं, 6,000 बचे हुए हैं, तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट कैसे होती है। अब जैसे भी ये कैलकुलेट होती है, आपको इसका आइडिया पहले भी कुछ ना कुछ है। स्टॉक्स को मेजर करने के दो मेथड्स होते हैं, तो वही 5 और वेटेड एवरेज का बिलअप सुने, यहाँ भी एप्लीकेबल है। तो देयर आर टू मेथड्स टू कैलकुलेट स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स, अमाउंट ऑफ कॉस्ट स्टॉक्स ऑफ फिनिश गुड्स। तो मेथड्स के नाम लिखना, FIFO भी, FIFO means first in first out, and secondly weighted average। बस सिर्फ फर्क ये है कि पहले आपने ये फॉर्मूलाज ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से पढ़े हुए हैं, और आज हम ये फॉर्मूलाज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से पढ़ने लगे। रेडी, रेडी है सर। अब पहला जरा एक सेकंड रिवाइज करने, जब पहले हमें पता है FIFO मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का अप्लाई कैसे करते हैं कि जो आइटम्स पहले परचेज की हैं वही पहले सेल होंगे। अब यहाँ वर्ड्स थोड़े से बदल जाएंगे, यहाँ वर्ड्स हो जाएंगे जो आइटम्स, फिनिश गुड्स की बात हो रही है, जो आइटम्स पहले प्रोड्यूस किए हैं या मैन्युफैक्चर किए हैं वो पहले सेल होंगे। इससे ज्यादा अगर एक लाइन मिल जाएगी इसको इस तरह से करके एक्सप्लेन करते एक लाइन में, तो FIFO को एक्सप्लेन करो। आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट अब मैं कभी वर्ड बोलूंगा मैन्युफैक्चर्ड, कभी प्रोड्यूस्ड, तो ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स ऐसे ही प्रोड्यूस्ड मैन्युफैक्चर्ड इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं। तो आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर assumed to be sold first। बट काइंडली साथ साथ चला करें, जूम आउट कर दें, पूरा सवाल दिखा दें, आंसर दिखा दें, ये क्या बात है, साथ साथ तो मैं कर रहा था। अब इसे कैसे छोड़े, साथ साथ प्लीज छोड़ दें उसे, बाद में देख लिख लीजिए। आइटम्स प्रोड्यूस्ड फर्स्ट आर assumed to be
सोल्ड फर्स्ट। तब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 1000 यूनिट्स बच गए हैं फिनिश गुड्स के, तो ये कहाँ से बचे होंगे? तो सर जस्ट एक आई थिंक वर्ड बदल रहा है, परचेज की बजाय प्रोडक्शन एक वर्ड आ रहा है। बाकी डेफिनेटली बी क्वेश्चन की तरफ चलता है। इसी तरह वेटेड एवरेज अगर है, थोड़ा सा बस इसका आइडिया ले लें, बाकी फिगर्स के साथ ही सॉल्व करना पड़ना। वेटेड एवरेज अगर हो तो एक मिनट रुक के पहले पुराना रिवाइज करना। वेटेड एवरेज की बेस पे अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट डिटरमिन करनी हो तो आप सबसे पहले एक रेट कैलकुलेट करते हैं और फिर उस रेट को क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो रेट का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अमाउंट्स लेते हैं डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और प्लस परचेजेस की क्वांटिटी। ये फॉर्मूला क्योंकि आपने जिंदगी में पहली दफा सुना है तो रिपीट कर दें। फॉर्मूला बोले सर, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ क्या चेंज आएगा? यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, प्लस परचेजेस के लफ्ज रिप्लेस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से, जिसका भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिप्लेस हुआ। परचेज नहीं होना इन्होंने, इन्होंने बनना है और बनाने पे कॉस्ट आनी है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस cost of goods manufactured divided by opening quantity of finished goods plus production of finished goods quantity। वही लिखना फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक एब्रिविएशन बना दो बस, पेज बच जाएगी। COGM स्टैंड्स फॉर, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो अमाउंट ही है। मींस पहले अमाउंट ढूंढ लें और इनको फिर रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्वांटिटी यूनिट्स कर एंड प्लस produced units। मेरी कोई एप्लीकेशन अगर नहीं समझ आ रही, COGM किससे क्या बोला? एनी इशू? इसे क्या होगा? एक रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा, एक वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा और फिर उस रेट से अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे आप? एक और चीज लिखो, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब यूनिट्स लेंगे, जो यूनिट्स ऑफ स्टॉक बचे होंगे और मल्टीप्लाई दिस रेट करने तो कैलकुलेट होगा, इंशाल्लाह आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जब लिखेंगे तो जरा बता दीजिए, जो लिख रहे हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 सामने रखो। तो रिस्पॉन्स के लिए बेटा कोई एक वर्ड रख लें, अगर आपने लिख लिया तो कोई वाई या एन, नोटेड के लिए एन या यस के लिए वाई, बस एक वर्ड बस रिक्वायर्ड है आपसे, तो आइडिया हो जाए मैक्सिमम लोग साथ मिल गए। ये वैसे इसको रिपीट बेटा करने की जरूरत नहीं, इसकी एप्लीकेशन अभी करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा सामने रखें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हमेशा इसलिए स्टार्ट करना चाहिए कि पहले पता हो कि करना क्या है, तो रिक्वायरमेंट की तरफ जाए। एंड में compute the value of closing stock of finished goods as on 31st August 2008 based on वेटेड एवरेज भी और फाइफो भी, तो अलग-अलग दो वर्किंग्स हो जाएंगी। करना हमने क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक की, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमिन करनी है। इसके नीचे एक नोट लिखा, उसकी जब जरूरत पड़ेगी फिर पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन पे आ जाए।
Enckel Enterprises produces a single product. Produces means manufacturing business, बनाती है. On 31st July 2008, the finished good stock consisted of 4,000 units valued at 220 per unit, and the stock of raw material was worth 5,40,000. Dates are underline करो. हमें किस डेट पे वर्किंग करनी है? नीचे 31 अगस्त, तो एक महीना पीछे की बात हो रही है, तो शायद एक मंथ के एंगल से, बल्कि एक लाइन और पढ़ना जरा, सेकंड लाइन शायद बात क्लियर हो जाए. फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के एंगल से डाटा दिया हुआ है, तो अगस्त के एंगल से 31 जुलाई वाले दिन जो स्टॉक्स बचे होंगे वो ओपनिंग कराएंगे अगस्त में, ऐसे ही सर? तो किस किस को ओपनिंग गिवन? फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी बताई हुई है और रेट भी बताया हुआ है, तो ओपनिंग की अमाउंट भी आ जाएगी, तो ओपनिंग के अमाउंट का तो इशू नहीं है. और स्टॉक के रॉ मटेरियल की आपको अमाउंट बताई हुई है, उसकी हमें फिलहाल क्वांटिटी अगर नहीं भी है तो जरूरत नहीं. फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2008 द बुक्स ऑफ अकाउंट शोड द फॉलोइंग. क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा. अब आप इस तरह करें, ये नीचे जो टेबल बना हुआ है, इस टेबल को कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़हन में रखते, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट ज़हन में रख के पढ़े करो और बताएं, सोचें कि ये चीजें आनी है वहां या नहीं. जी, रॉ मटेरियल परचेज, डायरेक्ट लेबर, selling cost is part of statement of profit or loss after gross profit other income. Selling expenses का कोई काम cost of goods manufactured statement में नहीं, ठीक है सर? Depreciation on plant and machinery is factory overheads. Factory overheads, plant and machinery, जो factory में, factories में plant and machinery, तो उसकी depreciation is factory overheads. नहीं, फैक्ट्री के सारे खर्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आना है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा जो होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में. मेरे ख्याल लिखा भी था कल. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी सेलिंग कॉस्ट है, अक्सर बल्कि वर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना की कोई एग्जांपल नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की एग्जांपल कैरीज आउटवर्ड्स लिखे थे, कैरीज आउटवर्ड चीजें बेचने के लिए जो कैरीज होता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट. समटाइम्स अगर आपने ये डिलीवरी वैन्स होती हैं व्हीकल्स, तो वो डिलीवर कर रही हैं शॉप्स पे आकर चीजें, वो जिस जो कंपनी डिलीवर करा रही है उसके लिए वो गाड़ी का जो खर्चा कैरीज आउटवर्ड. जो लॉजिस्टिक्स है, जो चीजें बेचते हुए आपको वो रिटेलर के पास रखवा रहा है, ठीक है, तो वो जो गाड़ी चल रही है उसका जो पेट्रोल वगैरह यूज हो रहा है वो कैरीज आउटवर्ड है, तो इट इज सेलिंग एक्सपेंस. लिखें ये चीजें साथ, ये भी सेलिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा है. फैक्ट्री मैनेजर सैलरी सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंडायरेक्ट लेबर, indirect material, other production overheads, factory overheads. नेक्स्ट जो दो है, एक मैंने बल्कि हाइड्रेटर लिखा हुआ टाइप नहीं हुआ था, तो पहले आप आ जाए अदर अकाउंटिंग कॉस्ट. नहीं, एक मिनट, अगर ये इस तरह से लिखा होता अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट, तो फिर तो ये क्लियर होता. फैक्ट्री में भी अकाउंटेंट्स होते हैं ताकि फैक्ट्री में जितने खर्चे हो रहे हैं उसका जो ऑर्डर रखा जा सके. अगर ये इस तरह होता अदर हेड ऑफिस अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर ये एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाता. लेकिन हमारा इस वक्त क्वेश्चन क्या है कि उसमें ना फैक्ट्री स्पेसिफाइड है और ना ही कोई हेड ऑफिस स्पेसिफाइड है, तो अकाउंटेंट्स हेड ऑफिस में भी होते हैं, फैक्ट्री में भी होते हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए भी काउंटिंग होती है, वो सब अपनी जगह है. लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो तो क्वेश्चन के एंड में जरा एक नोट पड़े, मजबूरन फिर हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. तो नॉर्मली फिर क्या अज्यूम किया जाता है, ये इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अकाउंटिंग फैक्ट्री में होती नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम मजबूरन ये अज्यूम करेंगे कि नॉर्मली फिर अकाउंटिंग हेड ऑफिस में की जाती है, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, लेकिन ये क्लियर है कि अगर ये अदर फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट लिखा होता तो फिर हम इसे प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसीडर करते हैं. तो इसके साथ इधर लिख लें क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है ब्रैकेट में, नीचे बस एक्सप्लेन हुआ ये एडमिन एक्सपेंसेस का फिर पार्ट है. इन वर्ड से कुछ थोड़ा सा जरा यूज टू रहना. आपने एडमिन एक्सपेंसेस जब मैं बोलता हूँ
या सेलिंग एक्सपेंसेस बोलता हूँ तो आई मीन्स टू से कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड राइटिंग अदर इनकम, उसके बाद फिर हेडिंग है। और अगर मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल रहा हूँ तो आई मीन्स टू से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और उसमें फिर प्राइम कॉस्ट ऐड होगा, ठीक है। देन बेटा लिखा हुआ है अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये तो क्लियरली स्पेसिफाइड है, लेकिन अगर ये इस तरह लिखा हो अदर फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, अगर ये फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा है फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाना था, लेकिन अगर एज इट इज इसे पढ़ा जाए जो लिखा हुआ है तो एडमिन ओवरहेड्स मींस ये एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। तो इसमें जरा मैंने जो 3-4 चीजें स्किप की हैं जो नहीं आनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में, वो जरा मेरे से दोबारा सुन लगा। सेलिंग कॉस्ट क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्लियर है, उसके अलावा अकाउंटिंग कॉस्ट की पूरी सेंस समझ आ गई है, एडमिन एक्सपेंसेस की समझ आ गई है। तो इसका मतलब जो चीजें नहीं हमने कंसिडर करनी वो फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं लिखनी, अदर इंफॉर्मेशन पे आना। ये बेटा साथ अगर आप साथ साथ नहीं डेली बेसिस पे चलेंगे फिर ये आपके क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, इनको अगर आप खुद भी पढ़ें तो मेरे ख्याल आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। नंबर 1 सर, 8000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द अगस्त, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन मिल गई? प्रोडक्शन की मिल गई सर अगस्त में। नंबर 2, वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल पे 31 अगस्त मींस क्लोजिंग रॉ मटेरियल मिल गया। नंबर 3, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था, हाउएवर क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं था तो ओपनिंग डैश हो जाएगा, क्लोजिंग है तो लेस हो जाएगा। और फाइनली फिनिश गुड्स की 5000 यूनिट्स अवेलेबल हैं स्टॉक में, और इन्हीं की शायद हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग बोथ ऑफ द मेथड्स वेटेड एवरेज एज वेल एज फाइफो, रजिस्टर खोलना है और एक एक वर्किंग कंसंट्रेशन से सुन के फाइनल करना। या अगर एसी का इशू है तो थोड़ी देर बंद करके चला दिया करेंगे, तो थोड़ी देर बाद दोबारा चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा चलाने वाला होगा ये इधर ओके। उधर जरा देखे वो बच्चा, उधर आ जाओ वापस, बंद कर देता हूं। एसी की वजह से उठे वैसे नींद तो नहीं आ रही, टेक लगा। जी सर, ये एडिंग बनाए, सीरियस हो जाए सर, थोड़ा सा टाइम रहेगा, मुकाए काम। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ finished goods as on 31st August 2008, पर बल्कि सॉरी बिजनेस का नेम भी लिखें, इसमें की चीजें लिखने की आदत रखें, एंकर एंटरप्राइजेस। अब दो बेटा अलग मेथड्स हैं, इनकी अलग अलग हम वर्किंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। अब डेटा बेटा जिसका मर्जी दिया हो आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस क्वेश्चन को के डाटा को फिर अरेंज करना है। मतलब मेरी इस बात का ये है कि अब डेफिनेटली हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वेटेड एवरेज फाइंड आउट से करनी है, तो सीक्वेंस सही ज़हन में रखना है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? रेट नहीं, कोई कॉस्ट ऑफ गुड मैंने, अगर उसमें जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। अब मतलब सीक्वेंस क्या है कि पहले रेट चाहिए फिर उसे यूनिट से मल्टीप्लाई करना, तो अब रेट में जो जो चाहिए फिर वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काइंडली दोबारा खुद से जरा सोच के रेट का फॉर्मूला लिखें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग है? कहाँ लिखा? हर जगह लिखा है, प्रोड्यूस भी लिखा, रॉ मटेरियल भी लिखा, लेबर भी लिखा, और बेचारा कैसे लिखा, फिनिश गुड्स भी लिखा। पहले फॉर्मूला दोबारा डिफाइन करने फिर फिगर्स ढूंढे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, दी अमाउंट्स डेफिनेटली।
Then opening stock of finished goods quantity plus reduced quantity. जी ढूंढने फिगर्स अवेलेबल है बहुत सारे, बस लाइंस में जाए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट कैसे डिटरमिन करें? 4000 यूनिट्स हैं, 220 पर यूनिट दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220, प्लीज यूज कैलकुलेटर। 4000 इंटू 220 880। आप डेफिनेटली 80,000 एज इट इज लिख रहे हैं, मैं सिर्फ इसकी वर्किंग जरा सामने स्टोर करना चाह रहा हूँ ब्रैकेट, ठीक है। 880,000 डन सर, डन सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट बताएं, अवेलेबल है, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो इसलिए बड़ा ब्रेक इस तरह से वर्किंग बंद कर रेफरेंस दे दें, वर्किंग करते हैं, फिर फिगर निकाल लेते हैं वहां से। हम अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जरा क्वांटिटीज क्या है, अगर बाकी चीजें ढूंढ लें तो इस फार्मूले में बाकी चीजें आनी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है 4000 और प्रोडक्शन यूनिट्स की क्वांटिटी भी अवेलेबल है जो बने अगस्त में। पॉइंट नंबर 1 देखते नीचे, पॉइंट वन कितने यूनिट्स बन गए? 8000। तो आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो आप फिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिर डेफिनेटली फिगर्स अवेलेबल नहीं है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी प्लीज। तो सिर्फ क्या चीज मिसिंग रह गई इस फॉर्मूले में? तो आइए अब इसके लिए नीचे 3-4 लाइनें और छोड़ दें, अभी रेट आएगा फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के, जरा साफ सुथरी वर्किंग करना, तो 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग वन बना जी सर। बता सवाल सही है। पॉइंट वन अदर इंफॉर्मेशन, पॉइंट वन 8000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग अगस्त। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को 5 मिनट मुझे देने चाहिए कि आपको स्टेटमेंट बनाए, क्या हाँ पेज है सर, बनाए सर स्टेटमेंट। और मिस्टेक से ना घबराइए कि गलत हो जाएगा, अगर खुदा ना खास्ता हो जाएगा तो ठीक करना, कोशिश की जा सकती है, बड़े आराम से बन जाना इससे। जी सर, कुछ भी फिनिश गुड्स ही प्रोड्यूस होती है, वो ओपनिंग है, वो जुलाई के एंड पे थे और ये अभी अगस्त में बने। ना करें सर, सर जी पूरा करते हैं, पूरा करते पूरा एंड तक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, साथ वाले भाई को भी करने दें, अपने वर्किंग पे कैलकुलेटर रखना अगर कर दिया तो। जी शेर साहब आप टेंशन ना लें, मैं इंशाल्लाह इस तरह कर लेता हूँ, अब टेंशन ना लें, बस ये एक ही पेज था, अभी बुक का थोड़ा शायद 2 दिन डिले हो जाए, तो काइंडली 1-2 दिन काइंडली मैनेज कर लें, कोई इशू नहीं है इसमें। आपके सामने क्वेश्चन है? बेटा हेडिंग कौन सी देखनी है, क्वेश्चन देख के आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी है। जी मतलब सब कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सही नजर आ रहा है, इस तरह ना करें, ये वाला कंपैरेटिवली सही नजर आ रहा है, वो ठीक है, वो पहला वाला नहीं आ रहा। मायूसी ना फैलाएं मजर साहब।
अगर बेटा कोई पिछला रह गया आज सब वो छोड़ दे सब, पहले स्टेटमेंट बना, वो बाद में देख लीजिएगा, अभी आपके सामने आ जाएंगे। सर ये अमाउंट लिखनी क्या हो गया सर, क्या तुम मानो ये कैसे सवाल। सर ये मासूमियत खत्म करनी होगी सर। कब से? अभी से। और ओपनिंग रॉ मटेरियल की क्वांटिटी मिली कहाँ से आपको? कहीं ढूंढ तो नहीं, ये पूरे सवाल में तो है। वो फिनिश गुड्स का रेट फाइंड आउट हो रहा है, वो तो होगी भी 880 ना करिए क्यों शर्मिंदा कर। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टार्ट कहाँ से करनी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से हैं? थोड़ा सा नजदीक आ रहा है। कल से इधर बैठा, इसका मजा नहीं आ रहा। जी सर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स प्रॉफिट लॉस में आएंगे आपके साथ। जो हजरात मेरी तरफ देख रहे हैं, इट इज अज्यूम के उनके आंसर आ गए हों। बता दें आंसर। नहीं नहीं, एक मिनट। जी सर। है 16। ठीक ठीक। जी शराज साहब ठीक है, आपकी ठीक है। जी ठीक है, जिनका 1674600 वो ठीक है। और अगर आपने बेटा थाउजेंड्स में किया तो ये भी ठीक है, 1675। 209092 नहीं है सही। देखना कैलकुलेशन एरर नहीं करेंगे। अदर एडमिन एक्सपेंसेस यहाँ इसलिए बेटा ऐड नहीं होंगे क्योंकि एडमिन एक्सपेंसेस हेड ऑफिस के लिए वर्ड होता है, वो फिर सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। जी सभी इस वक्त क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, ये किन जगह पड़ गए। सेलिंग कॉस्ट बेटा प्लीज कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है सहन, आप तो ऐसे ना करो यार, ये चीजें तो पता नहीं कितनी दफा डिस्कस हो गई हैं। सेलिंग कॉस्ट अलग प्रेजेंट होती है आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। चलो मैं फिगर्स लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल आप लोगों ने मैक्सिमम ट्राई कर लिए, तो वैसा फिर कंपेयर कर लीजिए। जी ठीक है, रेट पर भी आ गया चलो।
ये रॉ मटेरियल कंज्यूम सबका 7,85,000 आ गया। तो कंफ्यूजन नहीं सर, 785 प्लस डायरेक्ट लेबर 7,35,000 फाइनली प्राइम कॉस्ट is 15,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स एक लिस्ट बना देता हूं। अगर ऊपर नीचे है कोई हेडिंग तो उसका इशू नहीं है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी है 47 600। इनडायरेक्ट मटेरियल 45,000। इनडायरेक्ट लेबर 1,48,000। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। और अगर कोई सेलिंग और एडमिन सेलिंग एडमिन डिपार्टमेंट में कोई अगर एसेट है तो उसकी डेप्रिसिएशन सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का हिस्सा। ठीक है, क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन या सिर्फ फैक्ट्री एसेट्स की? सिर्फ फैक्ट्री एसेट्स की। इसी तरह इंश्योरेंस अगर हो तो सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड यहाँ, और अगर हेड ऑफिस के किसी एसेट से रिलेटेड है तो उसकी डेप्रिसिएशन भी इंश्योरेंस भी वो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है, ये सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे पूरे हो रहे हैं। जी डेफिनेटली डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड, ये सारा फॉर द पीरियड। अगर एक महीने की बात हो रही है, एक महीने की, पूरा साल है तो पूरा साल। ये डेप्रिसिएशन 80,000 मैंने ये बेटा मैंने सिखा कि कोई ऊपर नीचे शायद हेडिंग्स होगी तो अगर उसमें इशू नहीं, डेप्रिसिएशन भी आएगी, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आएंगे 84,000। इनका सम करवा देंगे जरा। नहीं कैंडीज का सिर्फ 404,600। ठीक है जी सबका, सबका ओके बेटा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाएगी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1924,600। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेकिन फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, बस ना भी लिखें तो डैश है वैसे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 250,000 and finally cost of goods manufactured is 16,74,600। में इसे लिखें और फाइनली रेट निकाल लें। ये स्टेटमेंट बना चुके हैं सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ये स्टेटमेंट बन गई, काइंडली अगर फिगर आएगी तो देख लें। ये सर फिगर आ गई यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की 16,74,670। अच्छा इन जो वर्ड्स का जरा मीनिंग से क्लियर रहना चाहिए, एक मिनट रोकिएगा जहां भी हैं आप। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का मतलब ये है कि जो चीजें बनी हैं ये उनकी कॉस्ट है। तो आपको ये पता है अगस्त में कितनी चीजें बनी? अगस्त में कितनी चीजें बनी हैं? 8,000 यूनिट्स की ये कॉस्ट है, और इसीलिए उस साइड पे नीचे डिवाइड हो रहा है। इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ 8,000 यूनिट्स। और अगर हम पहली फिगर्स की तरफ देखें तो जो 8,80,000 यहाँ सॉल्व किया हुआ आपने, इट इज कॉस्ट ऑफ 4,000 यूनिट्स। सो सिंपली अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड कर। ये रेट बता दें 230। अच्छा रेट के एंगल से एक
फाइनल डिसीजन आज ही ले लें और काइंडली इसको बस फिर ऐसे ही रखिएगा। अब यकीन आंसर पॉइंट्स में आ रहा, तो राउंड ऑफ किया तो जा सकता है, लेकिन आप उसे पूरा रुपीज में राउंड ऑफ करने के बजाय काइंडली इस तरह से बस रूल आज फाइनल कर लें कि 2 डिजिट्स तक जाए, लेकिन 2 डिजिट्स पे जाके राउंड ऑफ करें, पूरा राउंड ऑफ ना करें। रेट जब भी आए तो 2 डिजिट्स तक जाके राउंड ऑफ कर लें, और अगर अमाउंट आए, कोई रुपीज आए रेट के अलावा, जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको फिर रुपीज में राउंड ऑफ करें। तो काइंडली इस बहस में ना रहेगा, हम इन्हीं चीजों में टाइम अनफॉर्चुनेटली वेस्ट करते रहते हैं। तो मैंने क्या कहा, उसका मतलब ये है, क्या आंसर आएगी आपका 212.88 बस फाइनल होगी हर यूनिट। बस काइंडली अब इसके फर्दर कोई बहस ना कीजिए। आइडिया है ना राउंडिंग ऑफ का? तो ये रेट आ गया, अब इस रेट का करना क्या था, कुछ बता देंगे? तो लास्ट टाइम फिर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की क्वांटिटी पता है ना, ढूंढे 5000 यूनिट्स लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन बिफोर द रिक्वायरमेंट। तो 5000 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक यूनिट की अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो फाइनल आंसर इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय दिस रेट। अब ये जो राउंडेड रेट है इसी की बेस पे करंटली वर्किंग कीजिएगा, मतलब चंद रुपीस का फिर डिफरेंस आ जाएगा और हम उसी मटेरियल चीजों में बहस करते रहेंगे। तो काइंडली प्लीज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88, आंसर फाइनली बता दो 1064400। ये एहतशाम साहब और मेरे ख्याल कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी को, एक सेकंड बेटा प्लीज, टेक्नोलॉजी को करनी बस उतना ही बड़ा यूज करें जितनी नेसेसरी है। मतलब अब आपने कहा है कि मैं ये स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर कर दूं, मैं, मुझे तो इसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन ये बड़ा यूजलेस की एक्सरसाइज है। ये सब कुछ जब तक आप अपने रजिस्टर पे सॉल्व नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। देख देख के, देख तो आप यहाँ भी रहे, फिर मैं शेयर कर दूंगा, उससे क्या होगा, वो भी आप देख लेंगे। तो ये देखने से बात नहीं बनेगी, रजिस्टर खुला होना चाहिए क्लास लेते हुए, कैलकुलेटर पेन पकड़ा होना चाहिए और उसी तरह सॉल्व करें जिससे आप क्लास में फिजिकली कभी करते हैं। तो इन चीजों को मेरे ख्याल है एक हद से ज्यादा ही ना ही आगे बढ़ाएं, वो भी करते हैं वो भी करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो 1 मिनट में कर दिया और आपने कहना अच्छा वो हो गया, और ये आखिरी दिन जरा देख लूंगा। जी सर, ओके जी सर। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन के भी एक सेकंड रिक्वायरमेंट भी है, क्या है, यही क्वेश्चन अब इन्हें फाइफो से भी सॉल्व करना है। तो हेडिंग बनाया करो, वैल्यू ऑफ, मतलब कड़ी बाद में देख लिया करेंगे, इसका तो बात नहीं बनेगी, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स दिखा दें, देखना। हेडिंग बनाएगी आप प्लीज, साथ साथ रहें, इस तरह टाइम वेस्ट हो रहा है। फील लाइक इन क्लास, आप जहां भी हैं क्लास लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने लिए। क्यों आप सब क्यों जल्दी नहीं लिखा जाता क्लास में, ये जवाब है। जब मैंने ये कहा आंखें बंद करें और आंखें खोली तो देखा सब कुछ लिखा हुआ है, तो काट ही है ना बेसा। अगर क्लास में नहीं जल्दी लिखा जाता पेपर में कैसे लिखेंगे? हर काम सही है सवाई पढ़ाई के। क्या मोबाइल पे मैसेज मोबाइल देखे बगैर किया जाता है? आराम से मेरी तरफ देख रहे होते हैं, गेम कहाँ से कहाँ निकली होती, जल्दी नहीं लिखा जाता। मैंने कौन सा 1 मिनट में लिखी? कोई पढ़ाई करने का कोई लॉजिकल वे, किसी तरीके से पढ़ाई हो सके, ये आप इससे जा सकते, कोई एक पॉसिबिलिटी, कोई एक परसेंट चांस के पढ़ भी सके हम। वैल्यू फिनिश गुड्स बाय यूजिंग FIFO। अब ये बेटा जो FIFO से वर्किंग करनी है, इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 5 मिनट पहले मुझे दे दें, क्योंकि डाटा तो सेम है, शायद कोई फिगर एज सच नहीं हमें यूज नहीं करनी। तो आप लोग इस तरह करें, जो अभी वेटेड एवरेज की बेस पे वर्किंग की हुई है उनको सामने रख लें, और ये जो मैं वर्किंग करने लगा हूँ, मैं जो फिगर्स आपसे पूछूंगा जरा मैं ढूंढ के बता दूंगा। एक प्रेजेंटेशन हम इस तरह से रख लेंगे ताकि फिगर समझने में भी और फिर लिखने में भी आपको आसानी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को फिर मैं चाह रहा हूँ जरा थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूं आपके जहन में, और आपके सामने फिगर्स भी आ जाए। मुझे सबसे पहले ये बता दें कि ओपनिंग
स्टॉक और फिनिश गुड्स की क्वांटिटी और अमाउंट कितनी है? कोई नई चीज नहीं है, वही चीजों के अंदर फिर बहस है। 4000 यूनिट्स है और इनकी अमाउंट 8,80,500 मल्टीप्लाई बाय 2। एनी कंफ्यूजन? नहीं, फिर मुझे जरा ढूंढ दें कि यूनिट्स प्रोड्यूस कितने। 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी अमाउंट कितनी है तो आप सबको पता है प्लीज, इन्हीं यूनिट्स की अमाउंट हमने फाइंड आउट की है 16,74,600। सोच रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आर 8,000, तो ये इनकी अमाउंट है। एनी कंफ्यूजन है? देन सर उसके बाद आप मुझे ये बता दें कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने हैं। और क्या आप सबको पता है कि फाइफो हो या वेटेड एवरेज हो, हमने इन्हीं 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमने 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट वेटेड एवरेज से फाइंड आउट कर ली है। अब अगर एग्जामिनर फाइफो से कह रहा है तो इसकी अभी फाइफो से इंशाल्लाह कर लेते हैं। लेकिन फाइफो से बड़ा अगर वर्किंग करनी हो तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए। उसकी क्या वजह है मैं बताता हूँ, लेकिन कैलकुलेटर जरा पकड़ा। ये यूनिट्स का डाटा देख के आपने ये बता सकते हैं कि हमने कितने यूनिट्स बेच दिए होंगे। ओपनिंग यूनिट से 4,000, प्रोड्यूस यूनिट से 8,000, तो टोटल अवेलेबल हो गए होंगे 12,000, 8,000, 4,000। फिर 5,000 यूनिट्स अगर बच गए हैं तो हाउ मेनी यूनिट्स वुड हैव बीन सोल्ड। तो इस तरह से सोल्ड यूनिट्स तक मैं पहुंच सकता हूँ। ये सही है मेरी कैलकुलेशन? 4,000 प्लस प्रोड्यूस 8,000 minus 5,000 is equal to 7,000 units would have been sold based on this data. डेफिनेटली लॉसेस भी होते हैं, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर ये सेल हो गए। एनी कंफ्यूजन? लॉसेस भी आएंगे, सब कुछ आएगा, लेकिन फिलहाल इस डाटा की बेस पे एनी कंफ्यूजन। अब फाइफो अगर है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट सोचने का होना चाहिए सोल्ड यूनिट्स से, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या है, जो पहले बने वही पहले बिके। अब 7,000 यूनिट्स बिके थे, 7,000 यूनिट्स बिके थे इस अगस्त के महीने में, तो कौन से यूनिट्स पहले बिके होंगे? इट मींस 4,000 यूनिट्स तो सारे बिके। जो पहले थे वो तो पिछले पीरियड में बने हुए, तो सबसे पहले तो वो ओपनिंग वाले बिके हुए होंगे अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे अप्लाई करें तो। और क्या फिर 8,000 में से भी कुछ बिके होंगे? कितने बिके होंगे सर? 3,000 यूनिट्स। तो ये 7,000 यूनिट्स का ब्रेकअप क्या हुआ? ये 4,000 ओपनिंग वाले बिके और 3,000 प्रोडक्शन में से बिक गए। तो प्रोडक्शन का टोटल यूनिट कितने थे? तो क्या फिर प्रोडक्शन में से ही 5,000 यूनिट्स बचे होंगे? तो बस ये हमारा काम है। अब अगर हमें ये पता चल गया कि ये 5,000 यूनिट्स प्रोडक्शन में से बचे हैं, ये क्लियर है सबको? ये क्लोजिंग वाले यूनिट्स प्रोडक्शन में से बचे हैं, तो अब हम क्या करें? कैलकुलेटर एक मिनट उठाएं। अब हमें अपने 5,000 यूनिट्स को वैल्यू करते हुए ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और अमाउंट से कंसिडर कोई कंसर्न नहीं, वो तो बिक गए हैं। तो अब हमें अपने पर यूनिट सिर्फ कहां से निकालना चाहिए? जहां से यूनिट्स बचे हैं। तो 1674 लिखे कैलकुलेटर पे, 1674,600। इसकी बेस क्या है? डिवाइड बाय 8,000 यूनिट्स। व्हाई आई एम नॉट कंसिडरिंग द ओपनिंग यूनिट्स? क्योंकि वहां से हमारा स्टॉक बचा ही नहीं। तो फाइफो में क्या ढूंढना होता है कि स्टॉक कहाँ से बचा है, और जहां से बचा है वहां से पर यूनिट निकालना है और उसको फिर 5,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर ले वर्किंग, कर ले वर्किंग। कैसे कर लें? 1674,600 डिवाइडेड बाय 8,000। यहाँ तक जरा एक फाइनली रेट बताएं जरा। 209.33 को बस राउंड अप करके खत्म करें पर यूनिट। और फाइनली इस पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना? करें माइंड, ठीक है? बस कर ले फाइनल, मैं फिर लिख लेता हूँ। आपसे मैं पूछ लेता हूँ, आप लग कर लिखो। ये सारा डेटा नोट कर लें। ये बेटा 8,000 हो गया, सॉरी मैंने जीरो कम लगा।
ये आप लोग क्लियर है? मासूम से नाश्ता। बट अगर नहीं मालूम होगी तो वो भी हो जाएगी, टेंशन ना लेगा। अगर ओपनिंग की नहीं होगी तो इंशाल्लाह क्लोजिंग की अगर होगी तो ओपनिंग की हो जाएगी। इस तरह के चक्कर में ना पड़े, अगर वो ना हो तो वो, अगर वो हो जाए ना सब कुछ, वो भी हो जाए। जी फाइफो हो डालना पड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपको फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, चाहे फाइफो से वर्किंग है या फिर। ये ठीक है जी अब्दुल मनान साहब। ये अब्दुल समद साहब 7000 यूनिट्स बेटा सेल हुए। तो सबसे पहले 4000 यूनिट्स जो पुराने पड़े थे वो बेचे होंगे आपने, और फिर 8000 में से 3000 यूनिट्स बेचे गए होंगे, और देयरफॉर 8000 में से रिमेनिंग यूनिट्स स्टॉक में बच गए होंगे। ठीक है आपको समझ। जी शहरियार साहब, जो आपने बात की, आई होप कि आपने बात आप कर तो दी है, लेकिन आज आप जरूर इसे 5 मिनट सोचेंगे कि आपने कहा क्या। तो इंशाल्लाह इस पर मुझे यकीन है कि कल आप मेरे से दोबारा डिस्कस कर लेंगे, आपको कोई गलत फहमी हुई। ठीक है शहरियार, ये आंसर बताइए सर। जी सर। सर इसलिए क्योंकि देखिए 1674 रुपीज के 1674600 हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे खर्चा हुआ, तो इन्हीं यूनिट्स को बनाने पे खर्चा हुआ। तो वहां से हमने ये देख लिया कि एक यूनिट को बनाने पे हमारी, इसका मतलब कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 209.33 है। तो अगर ये एक यूनिट की कॉस्ट है तो फिर 5000 यूनिट्स की कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। नहीं सर, वो जो अमाउंट इंकर हुई है 1674600, वो सिर्फ क्लोजिंग को बनाने पे तो इंकर नहीं है, वो तो 8000 यूनिट्स को बनाने पे इंकर हुई है, और उसमें से 3000 बिक भी गए हैं। तो जो पड़े हैं उनकी वैल्यू किस तरह है। ओके, ये सर आंसर बताइएगा सर। 106 104 1046। अब ये बेटा 625 भी कुछ लोगों का होगा, और 650 भी होगा। एक मिनट, अब ये मसला जाते जाते कहानी अभी खत्म करके जाइएगा। अगर आप ये राउंडेड रेट लेंगे 0.33 वाला, तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा उस रेट को यूज करने से जो पूरा कैलकुलेटर पे आया है। कैलकुलेटर पे आपका जो रेट है वो 33 पे खत्म नहीं हुआ, वो अभी 33 से कंटिन्यू कर रहा था। तो इसको कोई साइंस नहीं बनाना। मेरी रिक्वेस्ट आपसे क्या थी, कैलकुलेटर पे जीरो दबाएं सारे। ये वाली बहस पे हम कभी दोबारा टाइम प्लीज वेस्ट नहीं करेंगे। कोशिश करें ये बहस आज ही खत्म हो रहा है, क्योंकि इन चीजों के लिए हमारे पास कोई टाइम प्लीज नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट ये की थी कि रेट एक दफा राउंड करके लिख लें 209.33, और काइंडली अब इसी राउंडेड रेट को प्लीज यूज करके फाइंड आउट करें। वो बात गलत नहीं है, किसी का 50 है या 25 है, वो इमटेरियल डिफरेंस होता है, इनसिग्निफिकेंट है, एग्जामिनर कोई गलती नहीं कंसिडर कर रहा उसे, और आप भी इस पर टाइम वेस्ट ना किया करें। 50 भी ठीक है, 25 भी ठीक है, लेकिन काइंडली प्लीज क्या किया करें सर, रियल चैलेंज प्लीज खत्म करना, राउंडेड रेट को इस्तेमाल करके इस आंसर को काइंडली फाइनल आप भी कर लें, मुझे भी करवा दें, और इसके बाद प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। क्या आंसर आ रहा है सर जी? इसके मुताबिक आ रहा है, खुदा के लिए जो भी आ रहा है वो ठीक है। इंशाल्लाह आपने लिख लिया होगा, जाते हुए काइंडली एक मिनट पेज लिख देना, नीचे पहुंचा। ये बच्चे जहां जहां बैठे हैं नीचे ऊपर, और इनको व्हाट्सअप भी करना ऑनलाइन बनो। एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो होमवर्क के तौर पे होना चाहिए मेरा ख्याल। तो काइंडली पेज लेके जाइएगा, नीचे वाले बच्चे भी बैठ रहिएगा, पेज आपको भी मिलना है, तो क्लास में से उठना नहीं है इससे। यानी आप जो है मेरे ख्याल डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे, मेरे ख्याल एंड में दे देते, एंड में लेके जाइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
नीचे वाले हजरात को पहुंचाया करो ना पहले, अब्दुलरहमान ये याद रखना, ये अवैस या फैजान जो भी नीचे है वो ऊपर आके लेके जाए पेज, ये पेज लेके जाइएगा, कसर टाइम करके आना। अल्लाह हाफिज। ये व्हाट्सएप भी कर देता हूँ, वो पेज देख